welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with another topic of plant pathology. दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि डिजीज़ कैसे फैलती है, कौन कौन से डिजीज़ होती हैं, किस प्लांट में कौन से डिजीज़ लगती है, क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. दिस इज़ ऑल वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्लांट डिजीज़. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, कि हम उनको कैसे किसी भी प्लांट को ख़राब करने के लिए बचा सकते हैं. ठीक है, तो उसके कुछ 3-4 मेथड्स होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे. ओके, so there are some fundamental principles of disease management. The first one is avoidance, then exclusion, then eradication, protection, immunization and therapy. ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप प्लांट को रेजिस्ट कर रहे हैं, प्लांट के अंदर ही कुछ ऐसी पावर्स डाल रहे हैं जो वो रेजिस्ट कर रही है किसी भी पैथोजन को खुद को इन्फेक्ट करने के. जैसे कि अगर आप देखें तो अब क्या हो रहा है, सबको कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि इंसान के अंदर ही उसको रेजिस्ट करने की शक्ति आ जाए. ठीक है, बाहर से अब क्योंकि कोरोना को तो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमने क्या करा, हमने उसको रेजिस्ट करने के लिए अपने अंदर इम्यूनाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन लेना शुरू कर दिया. तो सेम हम प्लांट्स के साथ करते हैं, हम हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाते हैं ताकि जो भी डिजीज़ है उससे वो प्लांट खुद को लड़ सके, खुद के अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो लड़ ले. ठीक है, उसके पहले अब हमारा आता है प्रोटेक्शन. सो अगर आप बात करेंगे प्रोटेक्शन की, है ना, तो प्रोटेक्शन ओके, सो अगर आप बात करेंगे प्रोटेक्शन की, ये रहा प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि आप कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट दें या फिर कुछ भी इस तरह से करें कि वो जो हमारा पैथोजन है वो होस्ट तक पहुंच ही ना पाए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप इसके बाद नेक्स्ट कोर्स जो मैं ऐड करूँगी वो मेरा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होगा, IPM. तो उसमें हम एक थ्योरी पढ़ेंगे दैट इज़ पुश एंड पुल थ्योरी. तो पुश एंड पुल थ्योरी हम IPM में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताती हूँ क्योंकि वही एक बेस्ट एग्जांपल है किसी भी प्रोटेक्शन अगर हम करते हैं किसी प्लांट की पैथोजन से तो वो कैसे होगा. तो पुश एंड पुल थ्योरी कहती है कि जो हमारी मेन क्रॉप है, मेजर क्रॉप है, जैसे मेन क्रॉप हमारी हो गई मेज़, अगर आप एक एग्जांपल लेके चल रहे हो तो मेज़ में हमारे स्टेम बोरर लगता है, राइट. तो क्या बोल रहे हैं वो कि आप मेज़ के साथ ना फील्ड में ही कोई ऐसे सिमिलर क्रॉप लगवा दो, जैसे डिस्मोडियम हम लगाते हैं उसके साथ, ऐसी कोई सिमिलर क्रॉप लगा दो कि जो हमारी वो है स्टेम बोरर है, हमारा पैथोजन है, वो डाइवर्ट हो जाए, उसको पता ना चले कि हमारी मेन क्रॉप कौन सी है और उसकी स्मेल फ्रेगरेंस की वजह से डिस्मोडियम की वो उसके पास चला जाए और वहाँ पे उसको जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ना मिले और धीरे धीरे उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही ना हो पाए, वो वहीं ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन कि इस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अब इससे पहले हमारा आता है इरेडिकेशन. इरेडिकेशन का मतलब होता है कि आप किस तरह की वो यूज़ कर रहे हैं, सीड्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और आपको प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करना है, सॉइल का ट्रीटमेंट या फिर आप केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो हमें कम्प्लीटली करना होता है, तो उसको हम कहते हैं इरेडिकेशन. अब आता है एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन का मतलब आप समझिए कि किसी चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देना. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो मान लो ये एक फील्ड है हमारी. ठीक है, इस फील्ड में यहाँ पे 4 प्लांट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4. ठीक है, आप इस पूरे फील्ड में रॉ पैटर्न से प्लांट्स लगा दीजिए. ये हमारे 8 प्लांट्स लगे हुए हैं. अब आप ये देखिए कि इन 8 में से किसी भी 2 को, ये वाले मान लो 2 प्लांट्स हैं, इनके अंदर कोई पैथोजन लग गया, पेस्ट आ गई. ठीक है, इनके अंदर कोई पेस्ट आ गई इन 2 के अंदर. ठीक है, तो ये वाले तो इन्फेक्टेड हो ही गए, ये 2 प्लांट्स हमारे क्या हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, ये हमारे इन्फेक्टेड हो गए, है ना. अब ये 2 इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन बाकी तो हमारे 6 बचे हुए हैं ना अभी, तो हम उनको क्यों ख़राब करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन 2 को निकाल के हटा देंगे, साइड कर देंगे ताकि जो हमारे हेल्दी प्लांट्स है वो सही रहें, बचे रहें. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सक्लूजन वाला पार्ट करते हैं. या फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, सर्टिफाइड सीड्स यूज़ करेंगे, सीड का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करेंगे ताकि डिजीज़ हो ही ना, और अगर हो गई तो हम एक्सक्लूड कर देंगे. जैसे हम अभी
नॉर्मल केस में कर रहे हैं, मान लो किसी की फैमिली में कोरोना हो गया, ठीक है, किसी एक पर्सन को हुआ, तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि जो बाकी हमारे मेंबर्स हैं उनको कुछ ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लूजन भी कवर हो गया। अब नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस कहता है कि आप जो पैथोजन और प्लांट है ना, जो होस्ट है और जो प्लांट है, होस्ट और सभी पैथोजन है, उनको मिलने ही मत दो। कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दो कि वो आगे मिल ही ना पाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैथोजन, राइट। अब हम इन सबको ना एक बार डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे क्योंकि दे आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि ऐसा मेज़ लगा हुआ था और उसमें ये वाली पेस्ट लग गई, ठीक है, तो आप उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उस जो डिजीज़ है उससे बचने के लिए। तो आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कोई भी 4 और आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको डीपली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द फर्स्ट वन इज अवॉइडेंस। अवॉइड आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम टैक्टिक्स जिसके थ्रू आप किसी भी प्लांट और होस्ट को अवॉइड कर सकते हो, होस्ट और पैथोजन को अवॉइड कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पैथोजन को ग्रो करने के लिए कोई एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, उसके बिना वो ग्रो नहीं कर सकता। जैसे फ़ोन को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर लगाना ही पड़ेगा, बिना चार्जर लगाए थोड़ी कोई फ़ोन चार्ज कर सकता है, राइट। तो इसी तरह से किसी भी पैथोजन को ग्रो करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशन उसे देनी पड़ेगी ताकि वो ग्रो कर पाए, राइट। तो होता क्या है कि मान लो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ किसी एक पेस्ट का, तो बीन्स में एंथ्रेक्नोज लगता है ना, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको वेट एरियाज चाहिए होते हैं। उनकी जो लाइफ साइकिल है वो वेट एरिया मांगते हैं। हमने एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो उनकी एपिडेमोलॉजी कहती है कि उनको वेट एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे कि बीज को हम वेट एरिया में ना लगा के हम किसी ऐसे ड्राई एरिया में लगाएं जहाँ पे मॉइस्चर कम हो, ठीक है, या ह्यूमिडिटी कम हो, ताकि जो एंथ्रेक्नोज है उससे तो बीन एटलीस्ट बच पाए, ठीक है। अब ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो स्मट का है। स्मट आपको पता होगा, स्मट इज़ अ पाउडरी काइंड ऑफ एक वो होता है, अपीयरेंस होती है उसकी, और काफ़ी सारा वो एक साथ बंच में पाउडर काफ़ी मोटा वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको स्मट और कुछ ऐसी जो कॉमन डिजीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगी, ताकि जब भी हम आगे पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इस वाले लेक्चर में वीडियो वो पिक्चर्स ऐड नहीं कर पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से। सो स्मट ऑफ पर्ल मिलेट, ठीक है। तो पर्ल मिलेट का क्या है, उनको चाहिए होती है रेनफॉल। जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतना ज़्यादा स्मट का वो बढ़ जाएगा, स्मट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ऐसी जगह पे अवॉइड करेंगे कि रेनफॉल ना हो, हम इरिगेशन से प्रॉपर पानी दे पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अवॉइडेंस हैं कि आप इस तरह से उनको बचा सकते हैं। सक्सेसफुल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन सिलेक्शन ऑफ सॉइल। फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्योंकि खाली एयरबॉर्न डिजीज़ तो होती नहीं, हमने डिजीज़ पढ़ी थी ना वह कितने तरह की होती हैं, तो यहाँ पे सॉइल बॉर्न डिजीज़ भी तो है। तो जब आपको सॉइल बॉर्न डिजीज़ की बात आ रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप कौन सा फील्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कि वो फील्ड में उस सॉइल में कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने कभी मेज़ लगाया, ठीक है, मेज़ के अंदर डिजीज़ अलग होती है, स्टेम बोरर होता है, या फिर अगर आप अपनी सॉइल बॉर्न डिजीज़ की बात करो तो रूट नॉट डिजीज़ वगैरह होती हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले मेज़ लगा दिया, फिर उस सॉइल में ना मेज़ की फैमिली का कोई नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमने कोई वेजिटेबल लगा दी जिसके ऊपर वो डिजीज़ ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें फील्ड का प्रॉपर सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन मैनी डिजीज़ द इंसिडेंस और disease severity depends on the coincidence of susceptible stage of the host in favorable condition for the pathogen, ठीक है। कि ये देखो, किसी भी डिजीज़ इंसिडेंस के लिए, किसी भी डिजीज़ को होने के लिए ससेप्टेबल होस्ट चाहिए होता है कि होस्ट उसके लिए फेवरेबल हो, और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस भी चाहिए होती है किसी भी पेस्ट को ग्रो करने के लिए। तो ये बात हो गई अवॉइडेंस की। अब हम आते हैं अगले पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सक्लूजन मैंने आपको बताया है कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी इन्फेक्टेड क्रॉप से अनइन्फेक्टेड क्रॉप को, कैसे, उसको क्वारंटाइन करके, ठीक है।
अब देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एक्सक्लूजन पे पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए ना कि एक फील्ड में 10 क्रॉप्स हैं, 2 हमारी इन्फेक्टेड हैं, अब आप बाकियों को बचा, और डिजीज़ हमारी एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, तो अब बाकियों को कैसे बचाओगे, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज़ है तो अगर आप उसको दूर भी कर दोगे ना, हटा भी दोगे, सॉइल बॉर्न है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, सारे में एक ही सॉइल में लगा हुआ है, फिर या तो आप जो रिपोर्टिंग करोगे, है ना, या फिर आप क्या अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो फिर आप क्या करोगे, वो 2 को हटा सकते हो, ठीक है, तो हटा के, लेकिन आप कहीं पास भी नहीं लगा सकते, क्वारंटाइन करोगे तो कोई ऐसे पास में भी नहीं लगा सकते कि एयर से ट्रांसमिट हो जाए, तो हमें डिजीज़ का देखना होता है, क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं उनका भी एक ट्रैवल करने का डिस्टेंस होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग में ऑब्वियसली एनर्जी नीड होती है, तो क्या होता है ना कि हम या तो उस ट्रैवलिंग डिस्टेंस से दूर उन्हें लगाते हैं, या फिर उनको हम स्पॉइल कर देते हैं कि ठीक है 2 प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास बाकी सारे प्लांट सेम है ना, हमारी यील्ड कम होगी, लेकिन अगर सब में डिजीज़ लग गई तो यील्ड ज़्यादा कम होगी, है ना, तो ये कुछ इससे कॉमन सी बात है, अगर आप ऐसे दिमाग में कहानी बना बना के सोचोगे ना उस टाइम पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना बेस्ट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट मीन्स प्रिवेंटिंग द एंट्रेंस एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन, ठीक है, इन अनइन्फेक्टेड क्रॉप में हम स्टैब्लिश नहीं होने दे रहे पैथोजन को, ठीक है, इट कैन बी अचीव्ड यूजिंग सर्टिफाइड सीड्स अब यूज़ करो, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि अब अच्छी सीड्स यूज़ कर रहे हो, सही फील्ड है, तो वैसे भी किसी भी डिजीज़ को लगने के चांसेस कम रहते हैं, है ना, सॉर्टिंग बल्ब्स बिफोर प्लांटिंग एंड डिस्कार्डिंग, अगर कोई डाउटफुल है तो उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, एंड इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इम्पोर्टेंट सीड ऑफ प्लांट पैथोजन इन टू द कंट्री और इंडिविजुअल स्टेट, सर्टन फेडरल एंड स्टेट्स लॉ रेगुलेट द कंडीशन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के बाद कि कोई डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसा कुछ जाने लगे, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डिजीज़ बाहर से आ जाती है और फिर वो आने के बाद पूरी ही फसल को ख़राब कर देती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये टेस्टिंग वगैरह पूरी होती है, तो ये हमारी बात हो गई एक्सक्लूजन की। अब हम आते हैं इरेडिकेशन पे। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन वंस इट हैज़ बिकम इस्टेब्लिश इन अ प्लांट और इन अ फील्ड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैथोजन को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए हम केमिकल मेथड भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो क्रॉप रोटेशन का मेथड यूज़ करेंगे, या केमिकल्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है, या फिर जैसे स्प्रेइंग और डस्टिंग विद सल्फर टू किल द मेल्ड्यू, है ना, यहाँ पे इन्होंने सल्फर यूज़ करा, तो सल्फर इज़ नथिंग, इट इज़ अ केमिकल, राइट, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटिंग द सॉइल विद क्लोरोपेस्ट्रिन, सॉइल को हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्रीट कर देंगे ताकि हमारा क्या है, नेमाटोड मर जाए या फंजाई मर जाए, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि आप यहाँ पे केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि दे आर द बायोलॉजिकल मेथड्स, नहीं है ये केमिकल, आप यहाँ पे केमिकल मेथड भी यूज़ कर रहे हो, बट दे ऑल आर द मेथड्स जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्ट कैसे करोगे, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम पुश एंड पुल मेथड बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेज़ में आपको स्टेम बोरर लगता है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे स्लाइड्स पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इधर मैं बनाती हूँ, जैसे यहाँ पे ये हमारी लगी हुई मेज़ की फील्ड है, ठीक है, ये हमारा पूरे में मेज़ लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है, अब मेज़ पे हमारी आई स्टेम बोरर, और स्टेम बोरर के एग्स जो होते हैं वो कुछ क्रीमी येलोइश कलर के होते हैं, क्रीमिश कलर के, जो उनके लीव्स के ऊपर ये एग ले करते हैं स्टेम बोरर, ठीक है, कुछ लगभग 4 to 7 डेज लगता है एग को हैच होने में और लार्वा बनने में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम उससे पहले ही ना यहाँ पे डिस्मोडियम या कोई भी ऐसी क्रॉप लगा देते हैं उनकी इंटरमीडिएट पे, ताकि जो स्टेम बोरर है वो इनके पास ना जाके यहाँ आ जाए, इनके पास आ जाए, क्लियर, तो वो इनके पास आती है तो क्या करती है, वो फिर यहाँ पे डिजीज़ अपना यहाँ पे अपने लेग्स ये करती है, और लेग्स क्या होते हैं, हैच नहीं हो पाते, जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि जो ये वाला प्लांट है ये इनके लिए फेवरेबल थोड़ी है, ससेप्टेबल थोड़ी है ये, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो मेजर पार्ट था प्रोटेक्शन का ये हो गया है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्रोटेक्शन इसमें, इट इज़ द यूज़ ऑफ सम प्रोटेक्टिव बैरियर between the susceptible part of suspect host and plant pathogen. In most cases, a protective spray or dust applied to the plant in advance of the arrival of the फंगस स्पोर. ठीक है, पहले ही हम ऐसी प्रोटेक्टिव स्प्रे डाल देते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें डाल देते हैं ताकि जो फंगल स्पोर्स हैं वो एटलीस्ट प्लांट पे आके ना रह पाएँ. जैसे अगर आप कभी आपका कोई किचन गार्डन हो या फिर घर में 2-4 प्लांट्स हों, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं जब भी हम कोई पेस्टिसाइड या कुछ भी स्प्रे करते हैं, बेसिकली हम लोग घर में नीम ऑयल और ये सब चीज़ें ही छोटी छोटी यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्लांट्स में कोई बेसिक फंगस ना, कोई पैथोजन ना लगे. जैसे लीफ माइनर हो गया या फिर कोई स्मट हो गया, ये चीज़ ना लगे, है ना. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें सोप मिक्स करते हैं. सोप जो लाइट हमारा हैंड वॉश वाला सोप होता है, लाइट सोप्स जो होती हैं माइल्ड वाली, हम वो यूज़ करते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, मतलब जो हम लोग क्योंकि हम स्प्रे करते हैं लीव्स पे. अब लीव्स पे जब सोप जाता है तो वो स्लिपरी हो जाती है ना, तो फंगस वहाँ पे ना चिपक नहीं पाते, वो स्लिप हो जाते हैं. कोई भी पैच जाती है वो स्लिप हो जाती है, कुछ चांसेस रहते हैं स्लिप हो जाने के. तो दिस इज़ द होम रेमेडी प्रोटेक्शन. इस तरह से हम घर पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसी 1-2 प्लांट्स की, लेकिन हम फील्ड में नहीं कर सकते. लेकिन ये भी एक तरीका प्रोटेक्ट करने का जो हम जनरली घर में यूज़ करते हैं कि कोई भी जब हम पेस्ट डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो हम उसमें ऐसे थोड़ा सा ऑयल, जैसे कोई भी नीम ऑयल ना हो तो कोई सनफ्लावर ऑयल या फिर कोई भी आप नॉर्मल जो एडिबल ऑयल्स यूज़ करते हो वो डाल देते हैं, एक 1 स्पून, एंड बेकिंग सोडा. तो ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं घर की जो आप यूज़ कर लेते हो. ठीक है, समटाइम्स इट इज़ अचीव्ड बाय किलिंग इंसेक्ट. आप इंसेक्ट को किल कर दो वहीं की वहीं. जैसे आपको दिख रहा है कि इंसेक्ट आया, जैसे मान लो मेरे को दिख गया कि यहाँ पे ये एग्स मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी लीव्स पे मेरे को थोड़े से एग्स का एक बंच दिख गया, तो मैं क्या करूँगी, उनको वहीं पे ही किल कर दूँगी ताकि आगे फैले ना बीमारी. समटाइम्स इट इज़ अचीव्ड बाय इरेक्शन ऑफ विंड ब्रेक. क्या करता है, फ़ैन चला दो लीव्स के सामने तेज स्पीड का, ताकि जो स्पोर्स हैं वो उड़ जाएँ वहाँ से. ठीक है, फंगिसाइडल स्प्रे हम करते हैं, प्रोटेक्टेंट्स हम डालते हैं. तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई कि ये तो हम यूज़ करते हैं कि फंगिसाइड आप यूज़ करो, पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू प्रोटेक्ट द प्लांट. नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ इम्यूनाइजेशन और डिजीज़ रेजिस्टेंट. यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है हमारी, किसकी, हाइब्रिड. ठीक है, हाइब्रिड यहीं काम आता है. ये रहा हाइब्रिड हमारा. ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट वेराइटीज आर चीपेस्ट, ईजीएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिड्यूस डिजीज लॉसेस. ठीक है, तो वेराइटीज शुड बी सिलेक्टेड दैट पॉजेज रेजिस्टेंस और टॉलरेंस टू वन और मोर डिजीज ऑर्गेनिजम्स. For some disease such as soil-borne vascular wills and the viruses, the use of resistant varieties is the only means of ensuring control. ठीक है, तो ये वाला कुछ ऐसा पार्ट है कि आप वेराइटीज़ के यूज़ कर रहे हो, जो रेजिस्टेंस है और इम्यूनाइजेशन है वो उस पर डिपेंड करती है. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. वैसे काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. इसको थोड़ा सा और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा इसको पढ़ने में कि किस किस तरह से हम बचा सकते हैं. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल्ड में कुछ थ्योरीज़ पढ़ेंगे इसके लिए, और कुछ ऐसी डिजीज़ पढ़ेंगे जो बहुत कॉमन डिजीज़ है, पूछी जाती हैं, और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, आप पीपीटी की चिंता नहीं कीजिएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और आप इसके लिए हमारा हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस और आपकी ये जो पीपीटी है ये मिल जाएगा. ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी. मैं आपको ये कंप्लीट कोर्स अच्छे से कवर करवा दूँगी ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में आगे दिक्कत ना आए. ठीक है, थैंक यू सो मच. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.